फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, हम लोग डेमोक्रेसी का एमसीक्यू लगा रहे हैं। लोकतंत्र के ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेट हम ट्राई किए थे, ठीक है, जिसमें से हमने पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट में 57 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम यहाँ से पार्ट 4 में 58 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 80-85 क्वेश्चन के आसपास, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। टोटल हमें डेमोक्रेसी में 150 का टारगेट है हमारा। 150 के आसपास हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारा ये मोटिव है कि हमारा सारा जो डेमोक्रेसी के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, जो भी चांसेस हैं, वो सारे कवर अप हो जाएंगे यहाँ से। और इस वजह से हमारा यहाँ पर सिलेबस जो है डेमोक्रेसी का कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र का विमर्शी सिद्धांत पूछ रहा है। लोकतंत्र का विमर्शी सिद्धांत किसके प्रति विरोध के रूप में उद्भूत हुआ या सामने आया है? द डेलिबरेटिव थियरी ऑफ डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट वूम। ठीक है, तो लोकतंत्र का विमर्शी सिद्धांत किसके विरोध के स्वरूप सामने आया है? तो तर्क वर्ण सिद्धांत के समक्ष सामने आया है। ये बहुलवाद के विरोध के स्वरूप में आया है, ठीक है। और सुस्थापित लोकतंत्र में जो मतदाताओं की उदासीनता है, इसके विरोध के रूप में भी आया है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। रैशनल चॉइस थियरी, पोलियार्की, वोटर अपैथी, स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो विमर्शी सिद्धांत है, विमर्शी सिद्धांत का तात्पर्य, विमर्शी सिद्धांत की उत्पत्ति, लोकतंत्र की विमर्शी सिद्धांत की उत्पत्ति तभी होती है जब लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, या फिर लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता कम हो जाती है, या फिर लोकतंत्र में क्या होता है, मतदाताओं के अंदर उदासीनता आ जाती है। तो ऐसे समय में यह माना जाता है कि विमर्शी लोकतंत्र का विचार अगर आएगा तो लोकतंत्र को ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा बढ़िया तरीके से संचालित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया आपका, डी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सहवर्तनात्मक लोकतंत्र का अभिलक्षण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या सहवर्तनात्मक लोकतंत्र या सहभागिता मूलक लोकतंत्र, इनके क्या लक्षण होते हैं? ठीक है, चलिए, क्या मिलीजुली सरकार जो है सहभागी लोकतंत्र का लक्षण है? मिक्स्ड गवर्नमेंट, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समानुपातिकता, तो ये भी सही है। कार्यकारिणी और विधानसभा के बीच शक्तियों का पृथक्करण, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, क्या वह सहवर्तनात्मक लोकतंत्र का लक्षण है? तो नहीं, ये लक्षण नहीं है। बल्कि मिलीजुली सरकार, मिलीजुली सरकार का मतलब है कि समाज के हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां होती हैं अलग अलग, तो उन सब पार्टियों को मिला करके एक राजनीतिक पार्टी बनाना, या फिर इन सब पार्टियों के द्वारा एक सरकार का संचालन करना, तो ये क्या है, ये सहवर्तनी लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात, सहवर्तनात्मक लोकतंत्र से क्या अभिलक्षण होते हैं? इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समानुपातिकता मिलती है। यानी कि जो हमारी समाज की जनता है, ठीक है, जो हमारे समाज के लोग हैं, इनको अपने वोटिंग के लिए, एक तो अपने नेता को चुनने के लिए आनुपातिकता का लक्षण इनको दिखाई मिलता है। यानी कि इनके वोटिंग के सिस्टम में लिस्ट वोटिंग सिस्टम होता, लिस्ट सूची प्रणाली होगी, ठीक है। इस तरीके से उनको अपने प्रतिनिधित्व का, उनको अपने पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है सहवर्तनात्मक लोकतंत्र। अगर हम सहवर्तनात्मक लोकतंत्र को आसान भाषा में और समझें तो इसका मतलब है कि मिलजुल कर सरकार को चलाना, या मिलजुल कर राज्य या समाज को संचालित करना। अब मिलजुल कर का क्या मतलब है कि सभी लोग साथ आए, चाहे वो जनता हो, चाहे वह पार्टियां हो, ठीक है। सभी मिलकर के क्या करें, लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। इसी को ही सहवर्तनात्मक लोकतंत्र का विचार कहा जाता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण जो होता है, इसे सहवर्तनीय लोकतंत्र का लक्षण नहीं माना जाता है।
ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका की भी शक्तियों का पृथक्करण जो है अमेरिकी संविधान में पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना, अमेरिकी संविधान में पाया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि लोकतंत्रीय अधिकार की संकल्पना से क्या आशय है। ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक ओवरलोड। डेमोक्रेटिक ओवरलोड मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। लोकतंत्रीय अतिभार की संकल्पना से क्या आशय है। अब देखिए इसमें अर्थव्यवस्था के निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों में राज्य का अनहस्तक्षेप अनिक्षेपित हस्तक्षेप, तो ये नहीं होगा। लोकतंत्रीय राजनीतिक शासन वाले देशों में जनसंख्या विस्फोट, तो ये भी लोकतंत्रीय अतिभार नहीं होता है। अनियंत्रित समूहों तथा चुनावी दबावों के कारण किसी राजनीतिक व्यवस्था का पक्षाघात, तो ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। किसी लोकतंत्रीय राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी राजकोषीय दबाव और राजस्व हानियां, तो इसे लोकतंत्रीय अतिभार नहीं कहते। देखिए किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था पर, चाहे वहां पर लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, वहां पर राजकोषीय दबाव तो आएगा ही आएगा, तो ये लक्षण तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रुप्स एंड इलेक्टोरल प्रेशर्स। ठीक है। यानी कि लोकतंत्रीय अतिभार तब आता है जब क्या होता है, जब हमारे देश में या जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पर अनियंत्रित दबाव समूह बन जाते हैं, बहुत सारे दल बन जाते हैं, या फिर इतने चुनाव होते हैं वहाँ पर, जिससे कि राज्य के ऊपर क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसी को ही क्या बोला गया है, लोकतंत्रीय अतिभार या डेमोक्रेटिक ओवरलोड बोला गया है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि लोकतंत्र के ऊपर दबाव कब बनता है। लोकतंत्र के ऊपर दबाव तब बनेगा जब या तो बार बार चुनाव होंगे। ठीक है। बार बार चुनाव जब होंगे, या तो इतने दबाव समूह बन जाएं, इतने राजनीतिक दल बन जाएं जिनको नियंत्रण में रखना बहुत ही मुश्किल हो। देखिए ज्यादा दबाव समूह, ज्यादा राजनीतिक दल वहीं पे होंगे जहां पे क्या होगा, लोकतंत्र होगा। ठीक है। जहां पे तानाशाही होगी वहां पे लोकतंत्रीय अतिभार कभी नहीं आ पाएगा, वहां पे लोकतंत्र का विचार नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, वहां पे अनियंत्रित समूह नहीं बन पाएंगे, वहां पे नियंत्रित समूह रहेंगे, एक से दो समूह बनेंगे मुश्किल से। ठीक है। तो इसलिए जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे दल हो जाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा चुनाव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कहलाता है, जिसकी वजह से लोकतंत्र के ऊपर ओवरलोड आ जाता है, और इसी संकल्पना को लोकतंत्रीय अतिभार कहा जाता है। ठीक है। जनसंख्या विस्फोट को हम नहीं कह सकते, जनसंख्या विस्फोट तो किसी भी शासन प्रणाली में हो सकती है, चाहे वो राजतंत्रीय हो चाहे वह लोकतंत्रीय शासन प्रणाली हो। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, इस वजह से क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा है। ठीक है। सिमोर लिपसेट ने एक प्रभावी विज्ञप्ति दी थी कि जो देश जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित होगा उतना ही सफल वह लोकतंत्र होगा। ठीक है। यानी सिमोर लिपसेट ने बोला, इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल मैन, पॉलिटिकल मैन। ठीक है। इन्होंने बोला कि जो देश जितना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकसित होगा, जितना उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उतना ही सफल लोकतंत्र वह होगा। आज आप देख लीजिए, अमेरिका को देख ले चाहे। ठीक है। इस प्रतिज्ञप्ति के से संकेत लेते हुए पहचानिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है। सिमोन लिपसेट हैज हैड गिवन an effective statement that the more economically developed a country is, the more successful it will be as a democracy. Taking cue from the statement, identify which one of the following statement is not correct. ठीक है। कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सिमोन लिपसेट ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो देश जितना
आर्थिक रूप में सक्षम होगा, आर्थिक रूप से जितना विकसित होगा, उतना ही अच्छा लोकतंत्र वह बन पाएगा, उतना ही बेहतर वह सफल लोकतंत्र बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला वाला कथन देखते हैं, आर्थिक विकास शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी के साथ निकटता से संबंध है। अब यहां से देखिए, जो क्रमशः लोकतंत्र में सहायक अभिवृद्धियों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आर्थिक विकास होगी तो शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, शिक्षा में जब बढ़ोतरी होगी तो शिक्षा क्या करता है, हमारे लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, हमारी राजनीतिक जो हमारे पॉलिटिकल एप्टीट्यूड्स हैं उनको आगे बढ़ाने में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, तो पहले लोकतंत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें आर्थिक विकास करना पड़ेगा। जब आर्थिक विकास हो जाएगा हमारा, तो हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा। जब हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा तो हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर्थिक विकास से ही हमारा लोकतंत्र क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, आर्थिक विकास पिरामिड के आकार के सामाजिक स्तरीकरण को, जहां बहुसंख्यक मध्यम वर्ग हैं जिनमें बहुसंख्यक निर्धन होते हैं, हीरे के आकार के सामाजिक स्तरीकरण में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। यानी कि कह रहे हैं कि आर्थिक विकास जो होता है हमारा, वो एक पिरामिड की तरह होता है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से मान लीजिए, ये क्या है, एक पिरामिड के आकार में। ठीक है, आर्थिक विकास क्या होता है, धीरे 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 समाज के सारे स्तरों में क्या होगा, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा और इससे क्या होगा, हमारे सामाजिक स्तर में परिवर्तन आएगा। अगर हमारा आर्थिक विकास होगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरे समाज का धीरे धीरे क्या होगा, विकास होना शुरू हो जाएगा। जब पूरे समाज का विकास होगा तो कहीं, चाहे उसमें मध्यम वर्ग हो, चाहे उसमें बहुसंख्यक हो, चाहे उसमें अल्पसंख्यक हो, सभी का विकास क्या होगा, सुनिश्चित होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आर्थिक विकास सामंत्यवादी संरचना और भूस्वामी कुलीन वर्ग की जो सामान्यतः लोकतंत्र विरोधी विचारधाराओं के प्रति संवेद्य होता है, शक्ति को कमजोर कर लोकतंत्र के उदय में सहायक होता है। अब देखिए, आर्थिक विकास अगर हमारी अच्छी होगी तो हम सामंतवादी संरचना पर क्या कर सकते हैं, कुलीनवादी जो भूस्वामी कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो लोकतंत्र का विरोध करते हैं, कुलीन वर्ग क्या करते हैं, लोकतंत्र का विरोध करते हैं, सामंतवादी लोकतंत्र का विरोध करते हैं। ठीक है, इनके प्रति हम क्या कर सकते हैं, इनके प्रति हम अपना विरोध जता सकते हैं। कब, जब हमारा आर्थिक विकास सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा हमारा, तो हमारा क्या होगा, हमारे एजुकेशन में डेवलपमेंट होगा, हमारे लोकतंत्र में सहायक में हम क्या कर सकते हैं, अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आर्थिक विकास हो, जिससे हम सामंतवादी संरचना और कुलीन वर्ग की संरचनाओं का विरोध कर सके। ठीक है, और अगर हमारा आर्थिक शक्ति या हमारा आर्थिक विकास मजबूत होगा तो हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र के उदय में हम सहायक हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए, 1 2 3 सही है इसमें, 1 2 3। चौथा देखिए, आर्थिक विकास विषम जातीय दिशा में राजनीतिक संगठन में सहायक होते हुए पहचान परक राजनीति को भारत जैसे देशों में लोकतंत्र का प्रमाणक मानता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक विकास कभी भी पहचान परक राजनीति को आगे नहीं बढ़ाता है, ध्यान रखना। ठीक है, आर्थिक विकास कभी भी पहचान परक राजनीति को आगे नहीं बढ़ाता है, ये बात आप ध्यान रखना। और आर्थिक विकास हमेशा विषम जातीय दिशा में नहीं आगे बढ़ता, बल्कि आर्थिक विकास समजातीय दिशा में आगे बढ़ता है, समजातीय दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, यह नकारात्मक कथन है। जो भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट वाला पूछे, तो इन सब में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे वो सही हो जाएंगे और जो निगेटिव स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे वही ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों क्या कर रहे हैं, तीनों ऑप्शन क्या हैं, ये पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं कि आर्थिक विकास से क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, आर्थिक विकास से समाज का जो स्टेटस है वो परिवर्तित हो जाएगा, आर्थिक विकास से क्या होगा, यहाँ पे जो कुलीन वर्ग की शक्तियां हैं
जो सामंतवादी संरचना है उनको तोड़ने में मजबूती मिलती है, जिससे लोकतंत्र को क्या होगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि आर्थिक विकास से विषम जातीय दिशा में राजनीतिक संगठन में सहायक होते हैं। तो आर्थिक विकास कभी भी विषम जातीय दिशा में आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि यह सम जातीय दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, आर्थिक विकास किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता और पहचान परक राजनीति को कभी भी यह आगे नहीं बढ़ाता है, ये बात ध्यान रखना आप। और आपको ध्यान में क्या रखना है, पॉलिटिकल मैन, SM लिप्सेट, सिमोर लिप्सेट की ये फेमस बुक है। ठीक है, अब आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह दावा किया कि उदारवादी लोकतंत्र को मानव शासन के अंतिम प्रकार के रूप में मान्यता देने के साथ ही विचारों के इतिहास का अंत हो गया है। इतिहास का अंत मैंने पिछले वाले इसमें भी बताया था, एक बार क्वेश्चन शायद ये रिपीट हुआ है या रिपीट नहीं हुआ होगा। तो एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, ये फ्रांसीसी फुकुयामा की बुक है। ठीक है, जो कि क्या है, उदारवादी विचारधारा के समर्थक है। इन्होंने बोला कि इतिहास का अंत हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि उदारवादी विचारधारा की विजय हुई है और साम्यवादी विचारधारा का क्या हुआ है, पतन हुआ है। इन्होंने यह बोला, फ्रांसिस फुकुयामा ने, कि अब उदारवादी विचारधारा के समक्ष कोई दूसरी विचारधारा नहीं बची है और विश्व में क्या है, उदारवादी विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, फ्रांसीसी फुकुयामा। जब भी कभी भी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में इतिहास के अंत की बात आए तो आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, फ्रांसीसी फुकुयामा। ठीक है, अमर्त्य सेन है आइडिया ऑफ जस्टिस। हालांकि ये सारी बुक्स आपको याद होंगी, मैं जानता हूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी बहुत चीजें आप क्या करते रहें, साथ के साथ कोई भी क्वेश्चन लगाए तो उसमें आप जरूरी चीजों को याद रखें। ठीक है, रॉल्फ मिलीबैंड की बुक है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। रॉल्फ मिलीबैंड ने एक सिद्धांत दिया है, राज्य का साधक सिद्धांत। अमर्त्य सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस है। ठीक है, नॉम चोम्स्की ने मीडिया के ऊपर कंट्रोल कैसे, मीडिया कैसे लोकतंत्र के ऊपर कंट्रोल बनाती है, इन सब के ऊपर इन्होंने बात की है। ये ब्रिटेन के लिंग्विस्टिक्स हैं, ये ब्रिटेन के भाषाविद वैज्ञानिक हैं। ये फ्रांसीसी फुकुयामा उदारवादी विचारक हैं जो अमेरिकी विचारधारा के पक्ष में ये बात करते हैं। और उदारवादी विचारधारा के विजय के स्वरूप में जब शीत युद्ध का अंत होता है, ठीक है, शीत युद्ध के अंत के उपरांत इन्होंने बताया कि अब क्या हो चुका है, इतिहास का अंत हो चुका है और विश्व में केवल एक ही विचारधारा बची है, वो है क्या है, उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा, जिसके समक्ष और कोई दूसरी विचारधारा नहीं टिक सकती है। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी फुकुयामा है। जब भी कभी भी इतिहास के अंत की बात आए, द एंड ऑफ द हिस्ट्री की बात आए, तो आपको आंख बंद करके फ्रांसीसी फुकुयामा को टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, लोकतांत्रिक घाटा। अभी हमने देखा लोकतांत्रिक अतिभार, डेमोक्रेटिक ओवरलोड के बारे में बात की। अब डेमोक्रेटिक डेफिसिट के बारे में देखेंगे कि लोकतांत्रिक अतिभार क्या होता है, सॉरी लोकतांत्रिक घाटा क्या है। लोकतांत्रिक घाटा किसमें प्रत्यक्षित न्यूनता को द्योतित करता है या फिर द्योतित की जगह पे क्या कर दें आप, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप शब्दों पर पकड़ बनाएं। डेमोक्रेटिक डिफिसिट इंडिकेट्स द परसीव्ड डिफिशियंसी इन व्हाट। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा कथन सही है। लोकतांत्रिक घाटा उस पद्धति में जिसमें कोई विशिष्ट राजनीतिक विन्यास व्यवहार में उस निर्देश चिन्ह के विपरीत कार्य करता है जो यह निर्धारित करता है कि सिद्धांत में उस विन्यास को कैसे काम करना चाहिए। तो क्या होगा, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किसी लोकतांत्रिक राज्य की राजकोषीय नीतियों के व्यवहार में क्या लोकतांत्रिक घाटा आता है, तो नहीं। सार्वजनिक
क्षेत्र के उपक्रमों में सहभागी प्रबंधन व्यवहार के उपरांत लोकतांत्रिक घाटा को प्रदर्शित किया जाता है, तो नहीं किया जा सकता। उत्तर वैश्वीकृत काल में संरचनात्मक समायोजन नीतियों के अधीन चल रही देशों की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक घाटा आता है, तो ये भी प्रदर्शित नहीं करता है। बल्कि लोकतांत्रिक घाटे का मतलब होता है कि लोकतंत्र में चाहे कोई भी विशिष्ट राजनीतिक दल हो, उसके जो व्यवहार होते हैं, जो राजनीतिक दलों के जो व्यवहार होते हैं, लोकतंत्र का जो व्यवहार होता है, अगर आप उसके विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है, अगर लोकतंत्र के लक्षण के विपरीत आप कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि लोकतंत्र क्या हो रहा है, लोकतंत्र में डेफिसिट आ रहा है, लोकतंत्र में घाटा आ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का जो सिद्धांत है आप उस सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, द प्रैक्टिस इन विच अ पार्टिकुलर पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन वर्क्स इन प्रैक्टिस contrary to the guidelines that dictate how that configuration should work in theory। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये कुछ कथन कारण वाले क्वेश्चन है, तो कथन कारण वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि कथन पहले सही है या कारण सही है, दोनों को पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद आप व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है तब आप वहां पे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, शुम्पीटर के द्वारा प्रतियोगी अभिजनवाद का मॉडल प्रस्तुत कर किया गया है। ठीक है, क्योंकि जोसेफ शुम्पीटर कैसे विचारक हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि शुम्पीटर जो है अभिजनवादी विचारक हैं, अभिजनवादी विचारक हैं, यानी ये एलीट क्लास थियरी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, कथन तो क्या है, सही है। अब कारण देखते हैं सही है या नहीं है। शुम्पीटर लोकतंत्र में जनसाधारण की व्यापक और सक्रिय भागीदारी का समर्थन करते हैं। ओहो, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये क्या है, अभिजनवादी विचारक हैं। अभिजनवादी विचारक कभी भी लोकतंत्र में जनसाधारण की व्यापक भागीदारी को समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि जितने भी अभिजनवादी विचारक हो, चाहे वो परेटो हो, मोस्का हो, मिचेल्स हो, शुम्पीटर हो, ठीक है, चाहे सी राइट मिल्स हो, जितने भी अभिजनवादी विचारक हैं, एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, जितने भी अभिजनवादी विचारक हैं वे कभी भी शासन तंत्र में, चाहे वो शासन लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, कैसा भी शासन हो, उसमें जनसाधारण की भूमिका को वह स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि जनसाधारण को सक्रिय भागीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि जनसाधारण के अंदर एक तो संगठन का अभाव पाया जाता है, संगठन का अभाव पाया जाता है, दूसरी बात जनसाधारण के अंदर बुद्धिमत्ता की कमी होती है। ठीक है, तो कभी भी जो भी अभिजनवादी विचारक हैं, ठीक है, वे कभी भी लोकतंत्र में जनसाधारण की सक्रिय भागीदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये बात क्या है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ए वाला तो सही है स्टेटमेंट, लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, शुम्पीटर सपोर्ट्स वाइड एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल इन डेमोक्रेसी। कॉमन पीपल को कभी भी ये सपोर्ट नहीं करते। जो भी थिंकर, ठीक है, जो भी अभिजनवाद को प्रमोट करते हैं, जो भी इलाइट थ्योरी को प्रमोट करते हैं, वो कभी भी कॉमन पीपल को डेमोक्रेसी में प्रमोट नहीं करेंगे, वो कभी भी पार्टिसिपेशन का मौका लोगों को नहीं देते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, चाहे आप इसको रट लो, चाहे आप नोट्स बना लो, जैसी मर्जी आपकी कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है, बार बार हमेशा ये कथन कारण में है तो स्टेटमेंट भी दे देगा कि निम्नलिखित में से अभिजनवादी सिद्धांत के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, तो उसमें से एक कथन ये भी दे देगा कि लोकतंत्र में जनसाधारण की व्यापक और सक्रिय भागीदारी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दे देगा कि अभिजनवाद में क्या होता है, अभिजनवादी लोकतंत्र में जनसाधारण की व्यापक भागीदारी होती है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी भी अभिजनवादी लोकतंत्र जहां पे होगा, अभिजनवादी सिद्धांत जहां पे होगा, वहां पे लोगों की सक्रिय भागीदारी को समर्थन नहीं दिया जाता, जनसाधारण की सक्रिय भागीदारी का समर्थन नहीं किया जाता। ये बात आप ध्यान रखना। और शुम्पीटर की मैंने बुक आपको कई बार लिखवाया था, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म,
सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, 1942 में ये बुक लिखी गई, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, यह विचार किसका है कि यह किसका विचार है कि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा स्थान बनाना चाहिए जिसमें लोग सरकार के कामों में सहभागिता कर सकें और उनकी भूमिका केवल मतदान तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसी बात किसने बोली? जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोली है, ठीक है। JS मिल ने बोली है। whose idea is that the representative democracy should be made more and more a place in which people can participate in the work of the government and their role should not be limited to voting only, ठीक है। तो ऐसा किसने विचार दिया है कि जहां पे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है वहां पे लोगों को केवल वोटिंग का ही राइट नहीं मिलना चाहिए बल्कि लोगों को और भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल सके। तो ऐसी बात कर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। देखिए, वोटिंग के अलावा और भी अधिकार मिले लोगों को और भी स्वतंत्रता मिले, तो कहीं ना कहीं यह विचार किससे जुड़ा हुआ है? स्वतंत्रता के विचार से जुड़ा हुआ है। तो स्वतंत्रता के विचार को आगे बढ़ाने का जो सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है वो है JS मिल को मिलता है, ठीक है। बेंथम उपयोगितावादी, मैकफरसन समतावादी विचारक हैं, हैबरमास नौ मार्क्सवादी विचारक हैं। हैबरमास वैधता के संकट की बात करते हैं, वैधता के संकट की बात करते हैं, ठीक है। इनकी बुक है लेजिटिमेशन क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट, ठीक है। बाकी आप सब बुक्स मैंने सारे मैकफरसन की बुक्स भी बता दी है और बेंथम की बुक्स बता रखी है मैंने आपको, सारी बुक्स मैंने आपको बता रखी है। हालांकि जब ये थिंकर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी आपको परेशान होने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। गुटमन और थॉमसन विमर्श लोकतंत्र को प्रारंभ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे सिद्धांत शामिल हैं जो विमर्शी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता चाहिए विमर्शी लोकतंत्र के लिए, आधारभूत अवसर चाहिए यानी कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर, उचित अवसर भी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा? ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विमर्शी जनतंत्र या विमर्शी लोकतंत्र, ये बात आप ध्यान रखना, जहां पे जनतंत्र आएगा वहां पे आप लोकतंत्र कर सकते हो, जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे आप जनतंत्र कर सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि आप एक ही शब्द पे पकड़ के बैठे रहें, ठीक है। विमर्शी जनतंत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन बताएं। इनमें से कौन सा कथन सही है विमर्शी लोकतंत्र के ऊपर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, ठीक है। अब बताइए, यह शब्द जो विमर्शी लोकतंत्र है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? जोसेफ एम बसेट ने अपने लेख में इसका पहली बार प्रयोग किया। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय जोसेफ एम बसेट इन हिज आर्टिकल। हैबरमास विमर्शी लोकतंत्र के सपोर्टर हैं, बेन हबीब हैं, कोहेन हैं, डेनिस थॉमसन हैं, इसके मुख्य समर्थक ये लोग हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है विमर्शी प्रजातंत्र। जहां पे होगा, जहां पे विमर्शी लोकतंत्र होगा वहां पे नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलन तथा सामाजिक न्याय के लिए आवाज प्रस्तुत करता है वहां पे, ठीक है। यानी कि विमर्शी लोकतंत्र क्या करता है? नागरिक समाज में आंदोलन को प्रोत्साहित करता है, नागरिक समाज जो है सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाता है। तो ये विमर्शी लोकतंत्र का लक्षण है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखिए, विमर्शी प्रजातंत्र के अंतर्गत जो है, विमर्श प्रजातंत्र के अंतर्गत रॉल्स और हैबरमास दोनों के विचार क्या हैं? महत्वपूर्ण है। डिस्कशन द आइडिया ऑफ बोथ रॉल्स एंड हैबरमास हैव बीन इंपॉर्टेंट अंडर द डेमोक्रेसी। डिस्कशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे डेलिबरेटिव, अंडर द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी होना चाहिए था। यहाँ पे द आइडिया ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी ऐसा होना चाहिए था, ठीक है।
चलिए 68 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? क्या एक दो दोनों सत्य हैं, या एक केवल सत्य है, या कोई भी सत्य नहीं है, क्या केवल दो सत्य हैं? ठीक है, रॉल्स के लिए जहां इसका मुख्य बिंदु न्याय है, विमर्शी लोकतंत्र का रॉल्स जहां विमर्शी लोकतंत्र को न्याय मानता है, वहीं पर विमर्शी लोकतंत्र को हैबरमास के लिए क्या है? वैधता इसका मुख्य विषय है। ठीक है, क्योंकि हैबरमास एक नव मार्क्सवादी विचारक है। ठीक है, जो वैधता के संकट की बात करता है, ये कहता है कि जहां जहां पे लोकतंत्र आता है वहां पर वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हमें क्या करना है? हमें वैधता के संकट को वैधता के संकट से बचने के लिए हमें विमर्शी लोकतंत्र के विचार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हैबरमास और कहता है कि कुछ ऐसे देश होते हैं जो लोकतंत्र के नाम पे क्या करते हैं? वैधता को संकट का खतरा बना देते हैं। जैसे कोरिया को आप ले लीजिए, जैसे चीन को ले लीजिए। ठीक है, चीन में लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां पे लोकतंत्र के नाम पर क्या है? वैधताएं नहीं मिली हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से आप पहला स्टेटमेंट समझ लीजिए। जहां विमर्शी लोकतंत्र के अंतर्गत दोनों के विचार क्या हैं? रॉल्स और हैबरमास के विचार महत्वपूर्ण हैं। रॉल्स के लिए जहां विमर्शी लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? न्याय है, तो वहीं पर हैबरमास के लिए क्या है? विमर्शी लोकतंत्र का मुख्य विषय वैधता है। ठीक है, यानी लोकतंत्र को वैधता मिलनी चाहिए। देखिए अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पहला सही है। दूसरा, रॉल्स कर्तव्यों को प्राथमिक मानता है, तो हैबरमास लोकतांत्रिक भागीदारी पर बल देता है। देखिए रॉल्स कर्तव्यों को प्राथमिक नहीं मानता है, बल्कि रॉल्स कर्तव्यों के स्थान पर अधिकार को महत्व देता है। ये बात ध्यान रखना, अधिकार और न्याय को प्राथमिक मानता है। तो आप इसको ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें से केवल एक सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि रॉल्स कर्तव्यों को क्यों नहीं मानता? क्योंकि कर्तव्यों पर कौन ज्यादा बल देता है? कर्तव्यों पर आदर्शवादी ज्यादा बल देंगे। आदर्शवादी विचारक जितने भी होंगे वे कर्तव्यों पर ज्यादा बल देते हैं, वो ड्यूटीज पर ज्यादा बल देते हैं। तो रॉल्स आदर्शवादी नहीं है, रॉल्स उदारवादी समतावादी विचारक है। रॉल्स इगैलिटेरियन थिंकर्स हैं, लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इसने कर्तव्यों के बजाय अधिकारों पर ज्यादा बल दिया है। ठीक है, तो ये बात, इसलिए स्टेटमेंट ये वाला गलत हो जाएगा आपका। अब देखते हैं गुटमन और थॉमसन द्वारा दिए गए विमर्श में प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए यह किसका कथन है कि विमर्श के नाम पर यह बुद्धिवाद की ओर अग्रसर होता है जो जनता को श्रद्धा के दावों से वंचित कर देता है? तो इस तरीके के स्टेटमेंट में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना। तो गालस्टोन का ये क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको बार बार यही बताया है कि आप कथन और कारण क्वेश्चन जब भी करें तो पहले आइडेंटिफाई करें कि क्या कथन सही है, क्या कारण सही है। ठीक है, जब दोनों सही हो तो आपको ये देखना है उसके बाद, या तो आप कथन को पढ़ के क्योंकि लगा दें बीच में, तब आपको पता चल जाएगा कि व्याख्या कर रहा है नहीं है, या तो आप पहले कारण को पढ़ लें और बाद में कथन को जब पढ़ते समय कथन से पहले इसलिए लगा दें। ठीक है, दो तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। या तो कथन पढ़ के क्योंकि लगा दें तो आपको सही व्याख्या है कि नहीं है पता चल जाएगा, या तो कारण पढ़ने के बाद कथन को जब पढ़ें उसके पहले इसलिए लगा दें, तब भी आपको पता चल जाएगा कि कथन कारण की सही व्याख्या है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजन सिद्धांत में कुलीन तंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत का पक्ष दिखाई देता है, तो यह बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जहां पे है वहां पे कुलीन तंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत दिखाई देता है। कुलीन तंत्र का मतलब होता है कुछ गिने चुने अमीर वर्ग ही शासन की शक्तियों को संचालित करते हैं या शासन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे
विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो है, ध्यान देने की बात यह है कि विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांतकार होते हैं ये कभी भी जनसाधारण को शासन के कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं। कथन तो सही हो गया हमारा। अब कारण देखते हैं, कारण सही है कि नहीं है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत शासन की क्षमता जनसाधारण के स्थान पर नेतृत्व के एक विशेष वर्ग कौन सा? कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग या इलीट क्लास या अभिजन वर्ग, ठीक है, अभिजन वर्ग या कुछ ही व्यक्तियों को इस नेतृत्व में निहित मानता है। तो दोनों कारण क्या है, कारण भी क्या है इसका? सही है, क्योंकि विशिष्ट वर्ग जो है शासन को चलाने में जनसाधारण की क्षमता के स्थान पर किसको मानता है? ये जनसाधारण को महत्वपूर्ण नहीं मानता, बल्कि जनसाधारण के स्थान पर ये एक नेतृत्व का विशेष वर्ग, वह विशेष वर्ग कौन सा वर्ग होगा? वह विशिष्ट वर्गवादी वर्ग होगा, वह कुलीन तंत्र का वर्ग होगा। तो इस तरीके से वह कुलीन तंत्र को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कथन कारण दोनों सही है। क्या कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में कुलीन तंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत का पक्ष दिखाई देता है। सही है, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि विशिष्ट वर्ग सिद्धांत शासन की क्षमता जनसाधारण के स्थान पर नेतृत्व के एक विशेष वर्ग या कुछ ही व्यक्तियों में निहित मानता है। कुछ ही व्यक्तियों में क्या मानता है? निहित मानता है। यही इसका कारण है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको ऊपर अब देखिए, एक तो पहला तरीका ये हो गया। अब आप अगर चाहें दूसरे तरीके से इसको सही करना तो पहले कारण पढ़ लें। कारण कैसे पढ़ेंगे? देखिए, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत शासन की क्षमता जनसाधारण के स्थान पर नेतृत्व के एक विशेष वर्ग या कुलीन व्यक्तियों को शासन सौंपने में यह निहित मानता है। क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि नहीं लगाना, इसलिए क्या होगा? अब यहाँ पे इसलिए लगा दी, इसलिए कथन पढ़िए। इसलिए लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत में कुलीन तंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत का पक्ष दिखाई देता है। तो कथन और कारण क्या है? दोनों सही व्याख्याएं आपस में कर रही हैं। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो आप कथन पढ़ के क्योंकि यहाँ पे लगा दें, तब आपको पता चल जाएगा कि व्याख्या सही है नहीं है, या तो आप पहले कारण पढ़ लें और बाद में इसलिए लगाकर कथन को पढ़ें, तो भी आपको कथन कारण की सही व्याख्या है या नहीं है तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन में कौन सा विचार लोकतंत्र के संभ्रांतवादी या इलीट क्लास थियरी सिद्धांत की आलोचना पर उपयुक्त दिखाई देता है? अब इसमें से पूछा गया है कि लोकतंत्र का जो अभिजन सिद्धांत है, आपको आसान भाषा में बताएं, लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र का जो अभिजन सिद्धांत है उसकी आलोचना किस आधार पर की गई है नीचे। अब देखिए किस किस आधार पर की गई है। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत की आलोचना सामाजिक परिवर्तन के स्थान पर रूढ़िवाद का समर्थन इसमें होता है, इसीलिए इसकी आलोचना की गई है। ठीक है, अब इसमें नैतिक पक्ष की आलोचना की जाती है। अभिजन सिद्धांत में नैतिक पक्ष की अवहेलना की जाती है, सॉरी, ठीक है, इसीलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। जनता की राजनीतिक सहभागिता को यह अत्यधिक क्या कर देता है? सीमित कर देता है लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। तो ए, बी और सी सही, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए क्या होगा? उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लोकतंत्र की क्या है? संभ्रांतवादी या लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत की आलोचनाएं हैं, तो ये करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लोकतंत्र के विषय में या प्रजातंत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए सत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, कौन से कथन बताने हैं? सत्य कथन बताने हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेमोक्रेसी एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? एंथनी डाउन्स ने प्रजातंत्र का आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एंथनी डाउन्स की एक बुक है इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी।
मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, आप समझ लेना। थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे इन रिट्राइवल सीवी मैकफर्सन की रचना है, तो करेक्ट है। डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे इन रिट्राइवल सीवी मैकफर्सन की रचना है। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी इनकी बुक है, ठीक है। द पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, ठीक है, इनकी एक और बुक है सीव मैकफर्सन की। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता की तुलना में प्राथमिकता देता है। तो लोकतंत्र कभी भी राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर वरीयता नहीं देता, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दे रहा है, किसकी तुलना में, आर्थिक स्वतंत्रता की तुलना में। जबकि मार्क्सवाद का दृष्टिकोण क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देना होता है, ठीक है। तो इसमें उल्टा बोल दिया गया है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यह होता कि मार्क्सवाद ने लोकतंत्र में आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता दी है, तो यह सही होता, बल्कि इन्होंने उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, लास्की ने प्रजातंत्र की क्रियाविधि को समझने के लिए अधिकारपूर्ण व्यक्तिवाद या स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद जैसा शब्द दिया है। तो स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की संकल्पना किसने दी है, सीबी मैकफर्सन ने, लास्की ने नहीं दी है, ठीक है। पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म होप्स टू लॉक सीबी मैकफर्सन की महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल किया है उसके लिए व्यक्ति जो है समाज का या राज्य का ऋणी नहीं है, बल्कि व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल किया है वह अपनी क्षमता से हासिल किया है, अपनी बुद्धि से हासिल किया है, अपनी विवेक से हासिल किया है, ठीक है। इसके लिए समाज और राज्य का ऋणी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। इसी सिद्धांत को स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को पॉसेसिव इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जो कि सीबी मैकफर्सन ने दिया हुआ है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कहा गया है कि यह कथन किसका है कि संभव है कि भविष्य में साम्यवादी लोकतंत्र अपने नैतिक लाभों को बनाए रखेंगे, जबकि उदार प्रजातंत्र अपने लाभ जो है धीरे धीरे खो देंगे। इसका अर्थ है कि पश्चिम के लोग यदि अपनी बाजार प्रेरित नैतिकता का त्याग नहीं करते हैं तो हमारी शक्ति का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ऐसा किसने बोला है, तो ऐसा बोला है सीबी मैकफर्सन ने, ठीक है। सीबी मैकफर्सन उदार समतावादी विचारक हैं, ठीक है। इन्होंने स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इनकी बुक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म होप्स टू लॉक, ठीक है। जेम्स ब्राइस की है मॉडर्न डेमोक्रेसी, ठीक है। लास्की की है मॉडर्न स्टेट। जोसेफ शुम्पीटर की है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो 1942 में लिखी गई है। शुम्पीटर एक अभिजनवादी विचारक हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो इसमें आपको आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सीधे आपको इसको रटना होता है, ठीक है। बेहतर है कि आप 10, 20, 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप रट के पास कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे तो समझने का प्रयास करके भी आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातंत्र के विषय में यह किसका कथन है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध लगाए जाने वाले आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हो, इसके समर्थक यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसके स्थान पर कौन सा शासन या कौन सा बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया जा सकेगा। तो जेम्स ब्राइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉडर्न डेमोक्रेसी जिनकी बुक है, ठीक है। जोसेफ शुम्पीटर कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, सीबी मैकफर्सन जो है स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, ठीक है, ऑन लिबर्टी,
JS मिल, ठीक है। जब हम थिंकर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम अपना प्रैक्टिस सेट जल्दी से जल्दी खत्म करें, जिससे कि हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का प्रैक्टिस सेट खत्म हो और पॉलिटिकल थिंकर्स की तरफ हम आगे बढ़े, ठीक है। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसकी बुक है? तो ये आंख बंद करके आपको क्या करना है, CV मैकफर्सन की, ठीक है। 75 में आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी। जेम्स ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसी, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जोसेफ शुम्पेटर कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखें, रट के याद रखें, जिससे कि आपको ऑप्शन पे जाने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन पूछे आपको, बस बताएं कि ऑप्शन ये होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण को देखते हैं, क्या कथन सही है, क्या कथन कारण सही है, दोनों पहले चेक करेंगे। अल्पतंत्र का लौह नियम, ठीक है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द रॉबर्ट मिसेल्स, ठीक है। तो अल्पतंत्र का जो लौह नियम है, लौह कर लीजिए, लौह नियम रॉबर्ट मिसेल्स ने प्रस्तुत किया या रॉबर्ट मिसेल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रॉबर्ट मिसेल्स का सिद्धांत, अल्पतंत्र का जो सिद्धांत है, क्या यह बहुलवादी लोकतंत्र के विचारों को प्रस्तुत करता है? तो नहीं, बहुलवाद को ये सपोर्ट नहीं करता है, यह अल्पवाद को सपोर्ट करता है, अल्पतंत्र को सपोर्ट करता है। जब अल्पतंत्र को सपोर्ट करता है तो बहुलवाद कहां से आ जाएगा? तो बहुलवाद वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कथन सही है और कारण क्या है इसका गलत है। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस विचारक ने लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र के इस सैद्धांतिक उदाहरण को पसंद किया है, जो समाज के सभी सदस्यों की अनिवार्य मानवीय क्षमताओं के पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास की स्थितियों को प्रदान करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग thinkers has liked this theoretical example of democracy which provides the condition for full free free development of essential human capacities of the members of the society, ठीक है। तो ये होगा CV मैकफर्सन का करेक्ट आंसर होगा। मॉरिस डुवर्जर की कौन सी बुक है? इनकी एक बुक बताएं मॉरिस डुवर्जर की, ठीक है। हैरोल्ड लॉसवेल, जोसेफ शुम्पेटर की है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। मॉरिस डुवर्जर की बताएं कौन सी बुक है, और हैरोल्ड लॉसवेल की, ठीक है। हैरोल्ड लॉसवेल और मॉरिस डुवर्जर की एक एक बुक जरूर बताएं आप कमेंट करके, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग है पूरा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक थियरी किसकी बुक है? सार्टोरी की है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जॉन स्टुअर्ट मिल की है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी कॉल जे फेडरिक, और मॉडर्न डेमोक्रेसी है जेम्स ब्राइस की बुक है। तो ये सारे मैचिंग है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक का ए, दो का बी, तीन का सी और चौथे का डी, ठीक है। तो सभी मैच है इसमें। चलिए लोकतंत्र की व्यवस्था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आलोचना करते हुए किसके द्वारा यह कहा गया था कि इस व्यवस्था को लागू कर देना महान संहार होगा, क्योंकि थोड़ी से अर्धनंग मझुआरे यूरोप के बड़े बड़े नगरों के खंडहरों को उल्लू और लोमड़ियों के साथ आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, लेकी का है। लेकी ने लोकतंत्र की सार्वभौमिक जो व्यवस्था है या सार्वभौमिक मताधिकार की बात जो है, इसकी आलोचना करते हुए, ठीक है, यह बात कही है। तो लेकी क्या है, लोकतंत्र के आलोचक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका लेकी लोकतंत्र के आलोचक हैं, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, मैकाले। आप ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ये, ठीक है। तो मैकाले भी क्या है, लोकतंत्र के आलोचक हैं। लेकी, टेरीलैंड, ये सब भी क्या है, लोकतंत्र के आलोचक हैं। हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं, जिसमें इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात शायद की है, ठीक है। अभी मैं इसको करेक्शन करके देख लूंगा, बट इसका 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 80 में देखते हैं क्या है। मैकफर्सन ने उत्तर उदार लोकतंत्र का विचार दिया है, ठीक है, उत्तर उदार लोकतंत्र का विचार
यानी उत्तर उत्तर उदार लोकतंत्र कब आया? 1990 के दशक के बाद। ठीक है, चलिए, तो स्टेटमेंट सही है। कारण देखते हैं। मैकफरसन के अनुसार लोकतंत्र के नैतिक संस्करण का विकास जरूरी है और यह सृजनात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो उत्तर उदार लोकतंत्र का विचार ही क्या कहता है? लोकतंत्र के नैतिक संस्करण को आगे बढ़ाने की बात करता है। और उत्तर उदार लोकतंत्र क्या कहता है? सृजनात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से ही क्या होगा? नैतिक विकास संभव हो पाएगा। इसीलिए कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। मैकफरसन हैज प्रिस्क्राइब्ड द आइडिया ऑफ पोस्ट लिबरल डेमोक्रेसी बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैकफरसन डेवलपमेंट ऑफ मोरल विजन ऑफ डेमोक्रेसी इज नेसेसरी एंड दिस इज पॉसिबल थ्रू क्रिएटिव फ्रीडम। ठीक है, तो क्रिएटिव फ्रीडम के द्वारा, सृजनात्मक स्वतंत्रता के द्वारा ही नैतिक विकास जो है संभव हो पाएगा और इसीलिए उत्तर उदार लोकतंत्र का विचार इन्होंने दिया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, विमर्श मूलक लोकतंत्र के किस प्रकार को नए रूप में बनाए रखने वाला माना जाता है? विमर्श मूलक लोकतंत्र के किस प्रकार को नए रूप में प्रस्तुत करने वाला माना जाता है? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड टू प्रेजेंट अ न्यू फॉर्म। ठीक है, क्या विमर्श मूलक लोकतंत्र प्रतिनिधित्वात्मक मूलक लोकतंत्र है? नहीं। विमर्श मूलक लोकतंत्र का मतलब है कि सहभागिता होनी चाहिए। निर्देशित लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? घाना में, पहले इंडोनेशिया में था। ठीक है, अभी कहाँ पे है? रूस में है। अभी कहाँ पे है? चीन में है। ठीक है, मार्क्सवादी लोकतंत्र नहीं है। तो विमर्शी लोकतंत्र क्या करता है? विमर्शी लोकतंत्र जो है वो सहभागिता मूलक लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की बात करता है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का जो कनेक्शन है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से है, सहभागिता मूलक लोकतंत्र से है। ठीक है, देखिए, आप विमर्शी मूलक लोकतंत्र का मतलब है कि विचार विमर्श। ठीक है, विचार विमर्श किसके द्वारा? जनता और जनता के मध्य, जनता और सरकार के मध्य विचार विमर्श होने के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाए, तो इस प्रकार के लोकतंत्र को विमर्शी मूलक लोकतंत्र या डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। और वहीं पर सहभागिता मूलक लोकतंत्र क्या कहता है? कि लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। लोग जो है सरकार के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों का संबंध क्या करता है? एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से जोड़ता है। अंतर विषयात्मक दृष्टिकोण से दोनों को यह जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 अब देखते हैं। लोकतंत्र के कॉस्मोपॉलिटन या सर्वदेशिक लोकतंत्र का मॉडल का विचार जो है डेविड हेल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो डेविड हेल्ड की जो फेमस बुक है वो है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखिए, कथन तो बिल्कुल सही है, कारण भी सही है। डेविड हेल्ड के द्वारा मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी की रचना की गई है। अब यहाँ पे ऊपर क्या पूछा गया है? ऊपर कहा गया है कि लोकतंत्र के, ठीक है, ऊपर क्या पूछा गया है? ऊपर पूछा गया है कि लोकतंत्र के कॉस्मोपॉलिटन या सर्वदेशिक लोकतंत्र का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डेविड हेल्ड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वदेशिक लोकतंत्र के मॉडल की बात की गई है ऊपर कथन में, और कारण में क्या बोला गया है? डेविड हेल्ड ने मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी रचना की है। तो यहाँ पे अलग अलग बातें दोनों हैं। ऊपर इनके कौन से सिद्धांत दिया इन्होंने उसकी बात की गई है, और नीचे इन्होंने ये पूछा है, इन्होंने नीचे में कहा गया है कि इनकी कौन सी बुक है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों की सही व्याख्या नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और सही व्याख्या इसकी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं होगी सही व्याख्या? क्योंकि दोनों बातें ऊपर और नीचे की अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्वदेशिक लोकतंत्र की बात की गई है और यहाँ पे इनकी बुक की बात की गई है। यहाँ ऊपर बताया गया कि इन्होंने ये सिद्धांत दिया है और इन ऊपर नीचे बताया कि इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। पुस्तक और सिद्धांत दोनों क्या हैं? अलग अलग बातें हैं, इसीलिए दोनों बातें सही हैं, क्योंकि सही इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है इसलिए। देखिए, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं कथन और कारण वाले, मैंने आपको कई बार बताया है, पहले आपको कथन को आइडेंटिफाई करना होता है। जब कथन सही हो तो उसके बाद कारण पे आप आइए। कारण भी सही हो तो अब आपको देखना है कि क्या कथन का कारण की सही व्याख्या है कि नहीं है। जब दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे तभी सही व्याख्या हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि इसमें इसलिए सही व्याख्या नहीं है
क्योंकि यहाँ पर सर्वदेशिक लोकतंत्र की बात की गई है कि सर्वदेशिक या कॉस्मोपॉलिटन जो लोकतंत्र है उसका विचार डेविड हेल्ड ने दिया है। यहाँ पे ये अलग बात हो गई है, और नीचे अलग बात क्या बोला है कि मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी इनकी बुक है। दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं हैं, क्योंकि अलग हैं तो कनेक्टेड नहीं हो पाएंगी, इसीलिए दोनों की सही व्याख्या नहीं होगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा आज का। ठीक है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि पूंजीवादी समाज का लोकतंत्र कम लोगों और धनवानों का लोकतंत्र है। ठीक है, तो ऐसा विचार किसने दिया है? तो यह विचार जो है लेनिन ने दिया है। लेनिन ने लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत दिया है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत। और स्टालिन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा दिया, एक देश में समाजवाद। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, लेनिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 83 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है यहाँ पे। 84 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमें करीब 200 क्वेश्चन करने होंगे या 150 क्वेश्चन करने होंगे इस डेमोक्रेसी को लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर अप भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।